सबसे पहले ये कहते हैं कि रूरल में 100 में से 54 मेन काम करते हैं और 24% विमेन काम करती हैं। रूरल एरिया में ये इंडिपेंडेंट है सारे, कुछ भी टोटल प्लस नहीं है। सो ऐसे कह रहे टोटल मेन देश में 100 में से 54% है जो वर्कर पॉपुलेशन रेशो है। ऐसे ही देश में 100 में से 21 और 22 यू कैन से 21.9 ये जो है वर्कर पॉपुलेशन कौन सी है, विमेन की है। वो कहता है यहां पर आए तो बोला जी रूरल एरियाज में वर्कर कितने हैं जो पॉपुलेशन में से काम करते हैं, 40%। मतलब अगर आपसे ओवरऑल पूछे रूरल में तो ये नंबर है, ओवरऑल पूछे अर्बन में तो ये नंबर है, मेन पूछे ओवरऑल तो ये नंबर है, विमेन पूछे तो ये नंबर है। सो इट इज नॉट द टोटल विच इज गिवन, द वर्ड टोटल इज रॉन्ग, एक्चुअली इट इज मिसलीडिंग अस, इट इज द ओवरऑल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है ये एक्चुअली ओवरऑल। मेन अलग अलग देखें तो मोर और लेस रूरल और अर्बन में 100 में से 54-55% लोग काम करते हैं। विमेन रूरल में थोड़ी ज्यादा काम करती हैं परसेंटेज वाइज और अर्बन में कम करती हैं। Am I clear to everyone? Am I clear to everyone? Yashit, are you there? Yes, ma'am. No, ma'am. अभी समझ नहीं आया। अभी नहीं आया। तुम ना ये नंबर भूल जाओ टोटल वाले, ये वाला बॉक्स ही भूल जाओ, है ही नहीं ये वाला। तुम सिर्फ इस पे देखो, रूरल और अर्बन पे देखो बस। इन्होंने बड़ा गलत टेबल बनाया है, जबकि हम हमेशा जब टेबुलर प्रेजेंटेशन ग्राफ्स में बनाते हैं या टेबल में बनाते हैं तो हमेशा बोलते हैं टोटल का मतलब इस दोनों का टोटल होना चाहिए यहाँ, और में भी सम एवरेज, पर वो नहीं है। इसको ऐसे समझना है, वो तुमसे पूछता है कोई बंदा कि भाई बताओ तुम्हारे देश में रूरल एरियाज में कितने लोग काम करते हैं ऑन एन एवरेज, तो तुमने कहा जी हमारी वर्कर पॉपुलेशन रेशो जो मेन की रूरल में है वो 55% लोग काम करते हैं। सेम एज इन द केस ऑफ अर्बन, अर्बन में भी हमारी परसेंटेज काम करने वाले मेन जो हैं वो 55 है, मतलब 100 में से 55 बंदे जो हैं वो काम करते हैं। अब तुम्हारा क्वेश्चन है बाकी क्या करते हैं, वो हमारा कोई कंसर्न नहीं इस टेबल के हिसाब से, वो कौन है हमारा कोई मतलब नहीं है। वर्कर पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन, काम करने वाली पॉपुलेशन में मेल इतने हैं। यशित, एम आई क्लियर? कुछ यस मैम। लेकिन अगर मेल 55% है, 22% वुमेन है, तो बाकी की परसेंटेज क्या है, वही मेरा क्वेश्चन वो है। तो इसमें है ही नहीं, वो इस टेबल में ही नहीं है, क्योंकि इस टेबल का कंसर्न तुम्हें सिर्फ ये समझाना है, ये पॉपुलेशन का, वो भी मैं उस दिन मिसलीड हो गई जब तुम्हारी बात, ये पॉपुलेशन का ब्रेकडाउन नहीं है कि टोटल पॉपुलेशन में इतने मेल, इतने फीमेल, इतने ट्रांसजेंडर, इतने ये नहीं है। Actually, it is not the breakup of population. It is only showing how many are working. हम कहीं और चल पड़े थे इसलिए हम उसका ट्रैक चेंज कर दिया। आप मेरी बात समझे यशित? अभी भी आप इस टेबल को, लेकिन जब परसेंटेज की बात आती है तो 100 हमें पूरा करना बिल्कुल पड़ता है, होता है, 100 होता है। तभी मैंने बोला ये टेबल गलत बनाया उन्होंने, लेकिन इसको क्या सोच के बनाया और ये नंबर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अब हमने तो यही समझना ना। वी कैन नॉट क्वेश्चन एनसीईआरटी, भाई तूने ये 100 क्यों नहीं किया। तो हम इस टेबल को ऐसे लेके समझेंगे कि भाई ये सिर्फ मुझे ये बता रहा है कि कितने परसेंट रूरल अर्बन में काम है, ये टोटल नहीं दिया ये, लेकिन क्या है टोटल पॉपुलेशन में सिर्फ 40% पॉपुलेशन। तुम्हें याद है यहां पर ऊपर लिखा था हायर द बेटर, जितनी ज्यादा होगी उतना ग्रोथ ज्यादा नजर आता है। यहां था ना एक लाइन कि भैया हाई प्रोपोर्शन, ये हायर रेशियो इंडिकेट्स द हाई प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हमारे देश में तो ओवरऑल कितनी है, ओवरऑल 38.6, तो लेस हुई बस। वो एक्चुअली ये नंबर दिखाना चाहता होगा इसलिए उसने इस टेबल में डाल दिए, बट इट इज नॉट अ नाइस प्रेजेंटेशन ऑफ शोइंग दिस टेबल, लेकिन इसका मतलब ये है, ये मैंने आपको समझाना था। मैम ये भी तो हो सकता है जैसे यहाँ पर 38.6 है वर्किंग पॉपुलेशन गिवन है, वर्किंग तो बाकी की जो परसेंटेज वो छूट रही है वो नॉन वर्किंग पॉपुलेशन हो। हम क्यों अंदाजा लगाए ना, उसने कुछ नहीं लिखा, उसने मुझे पॉपुलेशन ब्रेकअप थोड़ी ना दिया है मैम। लेकिन ये तो टोटल पॉपुलेशन से ही कंपेयर किया जा रहा है, उस हिसाब से परसेंटेज निकली है ना। पॉपुलेशन में तो सभी आते हैं, सारे ही आएंगे ना बेटा, ये सिर्फ वर्किंग पॉपुलेशन ढूंढ रहे हैं टोटल में से। तो हाँ बाकी के बैलेंस जो होंगे उनमें कौन कौन होंगे, स्टूडेंट भी हो सकते हैं, ओल्ड एज भी हो सकते हैं, अगर मैं ऐसे कैटेगराइज करूं। अगर सेक्स वाइज जाऊं तो सेक्स में मेन विमेन और भी बड़े सारी कैटेगरीज होती हैं, वो भी हो सकते हैं। मैम ऐसे होएगा ना, फिर 100 टोटल होएगा, 54.4 मैन वर्किंग पॉपुलेशन है, 21.9 वुमेन वर्किंग पॉपुलेशन और बैलेंस, और जो बाकी की परसेंटेज है वो नॉन वर्किंग है। वो नॉन वर्किंग है, बिल्कुल ठीक है, हम ऐसे समझेंगे इसको।
यस बिल्कुल ठीक है। अब मैं अगर मैम एक बार अगर तुम मुझे करिए। इससे पूछते, मैम समझ नहीं सुनो, आया। हाँ पहले मैं इसको सेटिस्फाई कर दूं। अब तुम अगर इसमें से ये पूछते कि मैम ये ओवरऑल 100 में से 40% काम करते हैं, बाकी क्या करते हैं, वो भी नहीं हम फाइंड आउट कर सकते। बाकी वो नॉन वर्किंग है, लेकिन नॉन वर्किंग में कौन है, बच्चे भी हो सकते हैं, बूढ़े भी हो सकते हैं, वेले भी हो सकते हैं, नॉट अवेलेबल फॉर वर्क भी हो सकते हैं, सभी हो सकते हैं। हाँ, अब किसको नहीं समझ में आया वो यस दोबारा सुने। ठहरो यार, एक तो पता नहीं कौन अब एंटर हो रहे हैं भाई इतनी देर। रुचिका 4:17 हो गए बेटा, ये कौन सा टाइम है एंटर करने का भाई। ओके, ये देखो, अब जिसको नहीं समझ में आया दोबारा सुनो। इस टेबल को आपने, टोटल का मतलब लॉजिकली टेबल्स में होता है दिस प्लस दिस यहां होना चाहिए, इसका टोटल प्लस इधर होना चाहिए, पर ये पागल है टेबल। ये टेबल हमें क्या बताता है, बस फिर वही बताओ भाई। हम एनसीईआरटी को नहीं चैलेंज कर सकते तुमने ये क्या बना दिया, हम इसको समझ सकते हैं बस। अब हम कैसे समझे भाई, हमारा तो क्वेश्चन ये है। अब इसको समझने का एक तरीका क्या है, पहले हम रूल मेन पे फोकस करो। ये सारी परसेंटेज रेशियो में है, आई मीन फॉर्मूला पढ़ा था अभी यहाँ पे हमने, क्या था, मल्टीप्लाई बाय 100, यानी दे आर कैलकुलेटेड आउट ऑफ 100। ठीक है, 100 में से हमारे देश में कितने मेन काम करते हैं रूरल में, 55%। ऐसे ही अर्बन में मेजॉरिटी पॉपुलेशन, अर्बन में मेन जो है वो काम करते हैं। फिर बोला विमेन कितनी करती हैं, रूरल में ज्यादा करती हैं देन अर्बन। एक्चुअली इसने इस चीज को ही सिर्फ इलेबोरेट करना चाहते थे, और फिर कहा ये जो वर्कर हैं रूरल एरिया में वो 40% के आसपास है, अर्बन में तो और कम है ओवरऑल पॉपुलेशन। ठीक है, ये बात समझ में आई इतनी, हेलो, अच्छा। यस अब मैम। इधर आ गए, बोला ओवरऑल तुम्हारे देश में, तुम कहीं बाहर जाओ तुमसे पूछो ओवरऑल तुम्हारे देश में कितने मेन काम करते हैं, 55%, क्योंकि अर्बन में भी उतने रूरल में भी उतने, बाई चांस है ही 55, ये इसका एवरेज है एक्चुअली। फिर बोला विमेन कितनी को करती हैं, 21 इन टोटल, क्योंकि अर्बन की कम है रूरल ज्यादा है, तो ऑन एन एवरेज इतनी निकल आती है। तो तुम्हारे देश का ओवरऑल परसेंटेज एम्प्लॉय वर्कर कितने हैं, मतलब तुम्हारे देश में जितने भी 100 लोग रहते हैं तो कितने काम करते हैं हमारे देश में, मेन विमेन सब मिला के, रूरल अर्बन 38%। अच्छा कौन सा है, हायर। जो डेवलप्ड नेशंस होते हैं उनमें 60% से ऊपर होता है ये नंबर, क्योंकि वहां पे तो मेन विमेन सभी काम करते हैं, सभी घर की लेडीज भी काम करती हैं, क्योंकि वहां तो गुजारा नहीं हो सकता। सो इट मींस हायर रेशियो इंडिकेट्स हायर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन्वॉल्व्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमारे घर की लेडीज कहां पर है, घर के काम, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। अब हुई क्लियर बात। तो हम इसलिए मिसलीड हो गए, वो हो गया था क्योंकि ग्राफ में लॉजिकली वर्ड टोटल लिख लिया है, तो टोटल तो देना, उसने दिया नहीं। अब ये टेबल ऐसे समझ के ही एक्सप्लेन करना है। अब आ गई समझ सभी को, चल लें आगे। अच्छा चलो, अब हम चलते हैं इससे आगे वाले पोर्शन पे। हम यहां तक आ गए थे, रेगुलर एंड कैजुअल हो गया था इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। ये क्यों रहा है कैजुअल, हमने ये कहा, ये वाला हम ग्राफ कर लिया था हमने, हाँ प्राइमरी सेकेंडरी ये वाला पार्ट हो गया। हाँ, ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये क्या हो रहा है, व्हाट एम आई डूइंग। मैं बेटर एरो से ही चला लेती हूँ। ये राजी एक ग्राफ ये बना हुआ है। अब इस ग्राफ को देखकर कहते हैं कि एक्सप्लेन करिए एम्प्लॉयमेंट क्या सिस्टम है। पहले तो ये इस ग्राफ में दो चीजें दिखाई जा रही हैं, अगर आप देखें ध्यान से, जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट। द लाइट ग्रे कलर शोज जीडीपी एंड द डार्क लाइन शोज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, पहली बात, इन दोनों का आपस में रिश्ता क्या है, जीडीपी का एम्प्लॉयमेंट से क्या लेना देना, या एम्प्लॉयमेंट का जीडीपी से क्या लेना देना, बोलो भाई, कौन बता देगा मुझे, कोई भी नहीं। मैम जितनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी उतनी ज्यादा जीडीपी होगी, डायरेक्टली और अगर प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा जीडीपी होगी उतनी एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा होगी। नहीं मैम, जरूरी नहीं है। अच्छा, हमारा देश ग्रो करता है, ये इंडिकेशन कहां से आती है, जीडीपी से। जब आपका देश ग्रो करता है, वो प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कंजम्पशन वाला चार्ट याद है, यस है ना बेटे, यशित। हाँ, तो अब Yes, बताओ जीडीपी ज्यादा है तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी।
होनी चाहिए, हाँ है जी, ना, ज्यादा ही होगी। क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है तो फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू ही करोगे प्रोडक्शन तो। हाँ, यस मैम। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉइंग पीपल इन एनी वेज, और फिर उससे क्या होगा, कंजम्पशन बढ़ी, जीडीपी बढ़ी। तो एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे के साथ किसी भी वे से, एनी वेज यू कनेक्ट, दे आर कनेक्टेड। जीडीपी बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से जीडीपी बढ़नी चाहिए। लेकिन यहां पर जो पॉइंट इस ग्राफ में क्या क्या समझाना है, पहले तो इस ग्राफ को देख लिया, हमें दिख रहा है जीडीपी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कौन से ईयर से शुरू कर रहा है ग्राफ, 51 56 से 2010-12 तक। 51 से लेके 61 के बीच में अप्स एंड डाउन आए, पहले 3 पॉइंट्स देखो ग्रे वाले, उससे आगे धीरे 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 बढ़ी है 5.7 5.8 तक आकर, फिर देयर इज अ डाउनफॉल 90 91 92 में, देख रहे हो आप, वो दैट कुड बी Yes, सडन, क्योंकि वो 91 में क्राइसिस आए, हमने चेंज किया, मे बी बिकॉज ऑफ दैट, अदरवाइज देखो तो ओवरऑल बढ़ रही है, हाँ या ना, क्योंकि पॉलिसी चेंज होती है ना, तो जब पॉलिसी चेंज होती है तो उस साल में तो कुछ ना कुछ इफेक्ट आता ही है ना, बहुत सारी चीजें बदली। उसको अगर मैं बीच वाले पॉइंट को छोड़ दूं तो देखो जरा 1961 से, दिख रहा है सबको, थर्ड पॉइंट ग्रे वाला, 2.8 से 3.3, 3.3 से 4.8, 4.8 से 5.7, 5.8, ये एक इफेक्ट अभी भूल जाते हैं, 6.1, 1, 8.7, तो कंटिन्यूसली ये बढ़ ही रही है। ये तो भाई इसका जस्टिफिकेशन है, इस साल में तो पॉलिसी चेंज आया है, तभी तो उसके बाद 91 के बाद देखो शार्प राइज आफ्टर फ्यू इयर्स। ओके, तो ये तो हुआ जीडीपी की स्टोरी। अब आते हैं एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट भी बड़ी है, फिर ये थोड़ी सी स्टेगनेंट है, थोड़ा बराबर बराबर ही है, यहां पे आके ये गिरी है और फिर इंक्रीज हो गया एंड देन देयर इज अ फॉल। ओके, ये जो है इसको अगर मैं स्टडी करूं तो कहते हैं ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, लेकिन ये फॉल हो रहा है, दिख रहा है सबको। हम एक तरफ तो कह रहे थे जीडीपी बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए, ये फिर क्या सिनेरियो है, तो इस पॉइंट को नोटिस करके एक तो हम इसके बारे में लिख देंगे। मेरी बात समझ में आई बेटा सभी को? दोबारा से करना, मेरी आवाज आ रही है ना बेटे? यस हाँ, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि जीडीपी का एम्प्लॉयमेंट के साथ रिश्ता है, चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, मोर एम्प्लॉयमेंट लीड्स टू जीडीपी, मोर जीडीपी मींस मोर एम्प्लॉयमेंट। तो अगर ऐसा है तो भाई जिस स्पीड से जीडीपी बढ़ती है, ये क्यों ऐसे स्लीपिंग सी लाइन है, इतने तक गिर भी गई, चलो, तो ये ऐसा क्यों है? वो कहते हैं जी इस वाली टर्म का नाम दिया हुआ है, जो हमने पहले भी मैंने समझाया था, जॉबलेस ग्रोथ। क्या है टर्म? जॉबलेस ग्रोथ। ठीक, हमने कहा प्रोडक्शन होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ही होगा, डिस्ट्रीब्यूशन में ही तो होती है एम्प्लॉयमेंट। तो ये कैसे हुआ कि प्रोडक्शन तो हुई लेकिन विदाउट इक्वल चेंज, व्हेन आई से इट मींस अगर जीडीपी का प्रोपोर्शनल ग्रोथ का चेंज आपका हो रहा है से फॉर एग्जांपल 5% से, तो भैया जॉब्स क्यों नहीं 5% से बढ़ रही? मतलब it is why it is not, this graph looks upward but this graph looks same, almost same, more or less numbers are same। ये क्यों है? तो इस टर्म का नाम दे दिया भाई, उस टाइम पर जॉबलेस ग्रोथ हुई, यानी देयर वाज अ ग्रोथ बट विदाउट एम्प्लॉइंग मोर पीपल। उस स्पीड से, जिस स्पीड से ग्रो हुई उतनी स्पीड से लोग नहीं हायर हुए, मे बी बिकॉज ऑफ मैकेनाइजेशन। Now, when I say mechanization means machines were introduced, computers came and बहुत सारा काम मशीनों ने और कंप्यूटर ने, पहले अगर हल खुद चला रहा था फार्मर, तो यहां पर अब ट्रैक्टर मिल गया इसको, क्योंकि कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज इंट्रोड्यूस हो गई। सो भाई इस वजह से ये वाला जो पीरियड था, इसमें ज्यादा ग्रोथ उतनी तेजी से नहीं दिख रही, जॉब्स की ग्रोथ जीडीपी की तो हो रही है लेकिन जॉब्स की नहीं हुई। सो ये आपको एक टर्म है जो इसके बीच में मेंशन करनी है। ये सभी को समझ में आ गई? सभी को आई समझ? मतलब जॉबलेस ग्रोथ के कारण ये हुई है। हाँ, जॉबलेस ग्रोथ की वजह से ये जो है, ये लाइन तो बहुत फास्ट ग्रोइंग दिख रही है, बट ये जो एम्प्लॉयमेंट की लाइन है ये ऐसी है। सिर्फ इस बात को समझने के लिए उन्होंने ये ग्राफ ही बना के छोड़ दिया ताकि आप बच्चे जो हैं वो इसको समझ लें। अब देखिए नीचे चलते हैं, यहां लिखा
यहां पर ऊपर वाले ग्राफ के बारे में लिखना होता है। अगर पेपर में ये ग्राफ वाले, पाई डायग्राम वाले या टेबल वाले क्वेश्चंस आते हैं, सो यू पीपल आर सपोज टू एक्सप्लेन द टेबल। सबसे पहले आपने क्या लिखा? आपने लिखा ड्यूरिंग द पीरियड 1950-90, ये जो शुरू वाले हैं 50 से लेके 2010 तक, जीडीपी ग्रू पॉजिटिवली एंड वाज हायर देन द एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। पूरे पैराग्राफ में सिर्फ इसी की बात करेगा। There was always fluctuation in the GDP. Fluctuations दिख रही हैं ऊपर नीचे. During this period, employment grew at a rate of not more than 2%. जबकि ये देखें तो ये देखो 2.8 से बढ़ के कितना हुआ? 8.7 तक भी गया है, which is a big thing. तो भैया लेकिन जॉब्स की ग्रोथ जो है वो 2% से ऊपर नहीं गई कहीं भी। कहता आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है? मैम आवाज तो आ रही है। किसको नहीं आ रही भाई? ऐसे मत कर, मजाक ना कर भाई। इतने जोश से पढ़ा रही हूं मैं, सुन ले भाई। ठीक है, अब आई? चलो अब हाउएवर मैम एक बार रिपीट करना। अच्छा बात जी, नहीं ओके। इसमें कह रहे हैं कि ये जो ग्रोथ है यहां वाली, ये तो ड्रास्टिक है, लेकिन यहां पर 2% भी नहीं टच हुआ। ये देखो यहाँ पे, तो इट इज नॉट इवन मोर देन 2%, ये लिखा है। There is always a fluctuation. Employment did not grow at the rate not more than 2%. However, in the late 1990s, employment growth started declining. 90 के बाद तो ये गिरी गई, 2 तो यहां टच हुई और इसके बाद तो गिरी गई। किथे गया? Reached the level of growth that India had in early stages of planning. During these years, we also find a widening gap between the growth and the employment. ये वाला गैप, ये दिख रहा है, ये टॉप पे है और ये वो पीक पे है और ये लोएस्ट पे है। This gap, widening gap, this means that in Indian economy without generating, ये मीनिंग याद रखना है आपने जॉबलेस ग्रोथ का, लास्ट बुलेट पॉइंट, without generating employment we have been able to produce more goods and services. Scholars इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? जॉबलेस ग्रोथ। अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये 4 पॉइंट्स लिखने हैं, और नहीं तो जॉबलेस ग्रोथ का मीनिंग पेपर में आएगा। चलूं आगे? यस मैम। ग्रेट। This is another important question so far. What do you understand from the term casualization? अब ये हमने casualization हमने उस दिन पढ़ा कि क्या पढ़ा था हमने? 1 मिनट, मैं इसको जरा सा छोटा कर दूं, थोड़ा सा लिखने लायक। तू ज्यादा ही ना छोटा, बस यार रुक जा। ओके, एक तो मेरे जैसे लोग बोर्ड वगैरह पे ठीक है। ये रहा जी कैजुअलाइजेशन। ठीक है, टर्म ये क्या चीज है? ना व्हेन आई से कैजुअलाइजेशन, इसका मतलब क्या है? आपने ना पीछे पढ़ा था फॉर्मल वर्कर्स एंड कैजुअल वर्कर्स, फॉर्मल एंड कैजुअल पढ़ा था। क्या टर्म थे पढ़े? रेगुलर एंड कैजुअल। रेगुलर वर्कर्स एंड कैजुअल वर्कर्स। रेगुलर जिनकी जॉब फिक्स होती है, जिन्हें पता है सुबह उठ के कहाँ जाना है, इनको जॉब सिक्योरिटी मिलती है, इनकी सैलरी फिक्स होती है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, छुट्टियों के भी पैसे मिलते हैं, ये सारे रेगुलर होते हैं। कैजुअल कौन से होते हैं? जो हमारे डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, ठीक है, ये लोग हो गए। जो डेली वेजेस पे काम करते हैं वो लोग हो गए। तो ये वो लोग हैं जिनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, सैलरी भी फिक्स नहीं है, एक भी दिन छुट्टी करते हैं तो इनके पैसे कट जाते हैं। तो पर हमारे देश में ट्रेंड, अगर ये रेगुलर वाले अच्छे होते हैं तो हम ज्यादा रेगुलर क्यों नहीं है? पर ये तो बहुत कम परसेंटेज है। कैजुअल वर्कर्स आर मोर। ओके, तो टर्म रेगुलर से कैजुअल शिफ्ट को बोलते हैं कैजुअलाइजेशन। ठीक है, मतलब अगर पहले ट्रेंड था कि लोग ज्यादा रेगुलर जॉब्स में होते थे, लेकिन अब किस में होते हैं? ज्यादा कैजुअल में, तो इस टर्म को बोल देते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। तो अभी हम इस पे समझते हैं क्या कह रहा है। ये देखिए, इसमें कहता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स इन डिफरेंट स्टेटस इंडिकेट्स दैट ओवर द लास्ट 4 decades पीपल हैव मूव्ड फ्रॉम, कहां से? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रेगुलर सैलरीड ना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और रेगुलर सैलरीड वाले कहां गए? कैजुअल में। ये देखो, इसने एक हमें ये भी दे दिया टेबल समझने के लिए। 72 में, ये 72 होना चाहिए, गलत टाइप हो गया। 70 से 72 के टाइम पर
कितने लोग हैं सेल्फ एम्प्लॉयड? 61%। 15 है रेगुलर सैलरीड और कैजुअल होते थे 23। लेकिन अगर आप अब की कंपैरिजन देखें, जो भी लेटेस्ट फिगर है, ये 52% है सेल्फ एम्प्लॉयड, पहले से ऑलमोस्ट 9% कम। ये 9% कहां गए? देखो 3 तो यहां चले गए, 2-3 कुछ परसेंट, ये 15.4 था, तो 2-2.5% तो इधर चले गए। बाकी के किधर गए राजे? द मेजर शिफ्ट इज टुवर्ड्स कैजुअल वर्कर। पहले सेल्फ एम्प्लॉयड थे। मैं इनको ये भी कहती होती हूँ, जैसे आप बिहार से बहुत सारे लोग यहाँ आ जाते हैं भैये जो है यहाँ पर दिहाड़ी करने और फैक्ट्रियों में काम करने, वहां पर तो अच्छा खासा इनका अपना काम है, अपनी दुकानें, अपनी जमीनें, वहां पर प्रोडक्शन करना, बेचना, तो ये तो अच्छा खासा कमा रहे थे। बट ये कहाँ शिफ्ट हो गए? कैजुअल में। मे बी बिकॉज ऑफ दे डोंट हैव स्टेबलाइजेशन ऑफ इनकम, मे बी दे डोंट हैव रेगुलर स्टेबिलिटी, नहीं है उनको एग्रीकल्चर में, कभी ग्रोथ हुई तो कभी नहीं हुई, रेनफॉल हुई तो क्रॉप हो गई, तो इस तरह से देयर इज अ शिफ्ट। ये रहा, स्कॉलर्स कॉल द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट टू कैजुअल वेज वर्क्स एज कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। आई एम श्योर देयर इज नो बिग डील, बहुत लंबा चौड़ा स्टोरी नहीं। समझ में आई मेरी बात बेटा? सभी को आ गई? सभी को समझ? ओके, नीचे Yes, आ गए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की शिफ्ट। अब ये सिर्फ इसने कुछ नहीं किया, हमने यहां से बस नंबर लिखे हैं जी। ये देखो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूज टू बी अ मेजर प्रोवाइडर। पहले 61 पे था, अभी भी मेजर है, 50 से ऊपर तो मेजर ही हुआ ना, पर इसका डिक्लाइन हो गया शेयर इतने से इतना, ये लिख दिया, ठीक है, इसका शेयर डिक्लाइन हो गया। दूसरे में लिखा रेगुलर वाले, ये 18% पे आ गए, मार्जिनल इंक्रीज हुआ 15 से 18। कौन है भाई तू? दिमाग मत खा, साइलेंट कर दो। 15 से 18। और लास्ट में कैजुअल वालों में क्या लिखा? 23 से 30। मतलब ऊपर से फिगर्स को लेकर एक्सप्लेन कर दिया, और इसके साथ आप अपनी तरफ से एक टर्म जोड़ दी, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। अब अगर ये पेपर में क्वेश्चन आया तो आपको ये टेबल याद रखना जरूरी है। अगर टेबल आया तो फिर तो टर्म आप लिख ही दोगे। तो इस वाले में अभी तक मैंने तुम्हें पहला टेबल बोला है जो याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया इनफॉर्मलाइजेशन। अब हम ना वर्कर्स को किसी भी वे से बोल सकते हैं, फॉर्मल, रेगुलर, कैजुअल भी बोलते हैं इन्हें फॉर्मल, इनफॉर्मल भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल कौन से? वही वाले रेगुलर वाले। फॉर्मल जिनको पता है जॉब कहां जाना है, सिक्योरिटी है, वही सारी कहानी है इसके लिए भी। लेकिन इसके लिए एक चीज और ऐड हो जाती है, किसी भी इंडस्ट्री में 10 और मोर वर्कर्स मेक देम फॉर्मल। अगर किसी कंपनी में, इंडस्ट्री में 10 और 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, वो फॉर्मल हो जाती है ऑटोमेटिकली। इनफॉर्मल का कोई रूल नहीं है, ये वैसी ऑड जॉब्स होती हैं, इनमें कोई सिक्योरिटी नहीं देनी। अब इसमें टर्म क्या पूछ रहा है? इनफॉर्मलाइजेशन। तो यहां जैसे कैजुअलाइजेशन क्या था, रेगुलर से कैजुअल पर शिफ्ट होना कॉल्ड कैजुअलाइजेशन, ऐसे ही फॉर्मल से इनफॉर्मल पर शिफ्ट होना इज कॉल्ड इनफॉर्मलाइजेशन। नो रॉकेट साइंस, गल लगी समझ सभी लोगों को? ओह ग्रेट। Yes, ma'am. ये देखिए, वन Yes, ऑफ द ma'am. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया सिंस इंडियाज इंडिपेंडेंस हैज बीन टू प्रोवाइड डिसेंट लाइवलीहुड टू इट्स पीपल। बेस बना लिया। It has been envisaged that the industrialization strategy would bring surplus workers from agriculture to industry. क्योंकि एग्रीकल्चर ओवरबर्डन रहेगी तो पर कैपिटा इनकम नीचे गिरी रहेगी, इसलिए उनकी ड्यूटी बनती है कि इनको यहां पर शिफ्ट करें ताकि उनको एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल जाए, especially in developed nations. However, that even after 55 years of planning development, more than half of the Indian workforce still depends on farming. जो कि अच्छी बात नहीं है। इकोनॉमिस्ट कहते हैं ओवर द इयर्स द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज बीन डिटीरियोरेटिंग इवन आफ्टर वर्किंग। क्योंकि आप क्या प्रूव कर रहे हो कि लोग फॉर्मल में नहीं इनफॉर्मल में ज्यादा है, इसलिए आप सारे नेगेटिव पॉइंट से लिखेंगे। वर्किंग फॉर मोर देन 10 to 20 years, some workers do not get maternity leave। मतलब आप बेनिफिट्स लिख दिया भाई। इकोनॉमिस्ट कहते हैं इतने साल हो गए तो भी उन्हें ना लीव मिलती, ना प्रोविडेंट फंड, ना ग्रेचुटी, ना पेंशन, कुछ नहीं मिलता।
person working in the private sector gets a lower salary as compared to another person doing the same work in public sector. सरकारी नौकरी में तो वो खूब पैसा मिल रहा होता है, लेकिन प्राइवेट में नहीं मिल रहा होता। तो ये दो तरह से इन्हें स्टडी किया जाता है। पहले तो ये इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बता रहा है। फॉर्मल का दूसरा नाम होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर। इसके बारे में जो आपने स्पेशली लिखना है वो है एक कोई भी पब्लिक या प्राइवेट एंटरप्राइज जो 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयड 10 और मोर हायर्ड वर्कर्स आर कॉल्ड फॉर्मल। इनको क्या कहते हैं हम ऐसी एस्टेब्लिशमेंट्स को? फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स कहते हैं। वर्कर्स वर्किंग इन फॉर्मल सेक्टर क्या एंजॉय करते हैं? They enjoy benefits and earn more than those in the informal sector. उनसे तो ज्यादा ही मिलते हैं ना। एक स्कूल का टीचर earns more than what his or her maid gets. तो of course it is different. The government through its labor laws, अब इसके पास प्रोटेक्शन भी है, protecting their rights. ये सेक्शन जो है इनके पास ट्रेड यूनियंस वगैरह होते हैं, they can form. बेटर वेजेस मिलते हैं, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होते हैं। ये आपने बता दिया फॉर्मल सेक्टर के बारे में। नाउ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट इनफॉर्मल सेक्टर। इसका ऑपोजिट कर दिया, जिनके पास 10 से कम वर्कर हैं, लेस देन 10, 10 नहीं, 10 वाले किस में आते हैं? हाँ, तो याद रखना वहां पे कंफ्यूजन कर सकता है। 10 से कम वाले यानी 9 से नीचे वाले, 9 और नीचे, 10 और मोर इज फॉर्मल। तो भैया लेस देन 10 इनफॉर्मल है। वर्कर्स जो इसमें काम करते हैं उन्हें इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर कहते हैं। ये जो वर्कर्स होते हैं इनमें फार्मर, लेबरर्स, ओनर्स ऑफ स्मॉल एंटरप्राइज, ये सब आते हैं। इनफॉर्मल्स डू नॉट, मैं फिर फॉर्मल वाले ओनली फॉर्मल वाले नहीं, प्राइवेट वाले भी, स्कूल टीचर्स, बैंक एम्प्लॉइज, प्राइवेट पब्लिक दोनों होते हैं। अच्छा मैम, मतलब आपने कंपैरिजन किया था कि प्राइवेट उसे बीच में लिख दिया। हाँ, बीच में कि भैया फॉर्मल में भी कैटेगरीज हो सकती हैं, फॉर्मल में आते हैं कि किसी को कम किसी को ज्यादा। हाँ, लेकिन सेफ है उनकी जॉब स्टिल। ठीक है, ओके। वर्कर्स इन इनफॉर्मल दे डू नॉट गेट रेगुलर इनकम, दे डू नॉट हैव टू हैव एनी प्रोटेक्शन, और रिस्क ऑफ बीइंग डिसमिस्ड इज ऑलवेज, जब मर्जी निकाल दिया जाता है। ये एरिया के जो है वर्कर्स ऑफ दिस सेक्टर्स लिव्स इन स्लम एंड आर स्क्वेटर्स। स्क्वेटर का मतलब क्या हुआ? इनको भाई इकट्ठे नहीं हो सकते, इनके पास अनलॉफुली ऑक्यूपाई करते हैं ये बिल्डिंग्स और जगह यूज करते हैं, यानी स्लम एरियाज को डिफाइन कर दिया। टेक्नोलॉजी यूज्ड इन इनफॉर्मल सेक्टर इज आउटडेटेड, दे डू नॉट मेंटेन एनी अकाउंट। ठीक, तो ये सब हमने इसके बारे में बता दिया। अब डिस्ट्रीब्यूशन पे आ गए इसकी, क्योंकि हमने इनफॉर्मलाइजेशन प्रूव करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? शुरू में पढ़ा था 473 मिलियन वर्कर्स हैं जी देश में। 30 मिलियन वर्कर्स जो हैं वो फॉर्मल में हैं, और रेस्ट ऑल जो कि सिर्फ 6% है, बाकी 94% ऑफ दिस इज इन इनफॉर्मल सेक्टर, विच इज अ बिग नंबर। दैट इज व्हाई वी से देयर इज एन इनफॉर्मलाइजेशन। आउट ऑफ 30 मिलियन फॉर्मल सेक्टर, जो ये 30 है, इसका ब्रेकअप क्या है? 6 मिलियन, दैट इज ओनली अबाउट 21% आर विमेन। तो ये परसेंटेज कई बार पेपर में आ जाता है, इसलिए मैंने यहां निकाल के दिखा दिया। 21 कैसे है तो पता ये आपको कैसे निकालते हैं। ठीक है, अच्छा। देन इन द इनफॉर्मल सेक्टर मेल कितने हैं? 69, मतलब इसका ब्रेकअप कर दिया। दैट्स इट, ये आपका हो गया इनफॉर्मलाइजेशन। ये दो क्वेश्चंस, इनफॉर्मलाइजेशन एंड कैजुअलाइजेशन, इन दोनों में से एक क्वेश्चन पेपर में ज्यादातर केसेस में आता है। ओके, बाकियों को किसी को कोई प्रॉब्लम? एनीवन हैज एनी इशू? फिर एक ये नोट में हमने नाम, क्योंकि एनसीईआरटी में है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, जो कि लेबर के सारे सिक्योरिटी बेनिफिट्स को वॉच करती है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड द मॉडर्नाइजेशन। वो कहते हैं जब इतने सारे वर्कर्स इनफॉर्मल में हैं 94%, तो इनको भी कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन बॉडी बना देनी चाहिए। तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मॉडर्नाइजेशन के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे अभी लेटेस्ट 16 तारीख डिक्लेयर हुई है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, जो नेशनल सेलिब्रेशन है, नेशनल स्टार्टअप डे। देखा किसी ने? हाँ, सो बी अवेयर ऑफ ऑल दिस, है ना। जैसे ये डे बनाया, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस टाइम टू टाइम बनाते हैं टू बूस्ट, टू गिव देम दी मोटिवेशन। तो भाई इनफॉर्मल वालों के लिए की मॉडर्नाइजेशन पर ये डिपार्टमेंट काम कर रहा है। चलें आगे। ओके,
नाउ लेट्स मूव टू अनएम्प्लॉयमेंट टर्म। पहले अभी हम एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट टर्म के बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट है क्या टर्म? भाई जिसके पास नौकरी नहीं है वो अनएम्प्लॉयड है, यही होता है। लेकिन यहां पर ना कुछ टर्म्स याद कर लेते हैं इस पे, ये जरा सा इधर आ जा भाई। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट, इसके ना कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपने याद कर लेने हैं। ये देखो यहां से लेते हैं और यहां पे कॉपी कर लेते हैं। विलिंगनेस एंड एबिलिटी क्या है? सबसे पहले बंदा विलिंग है, एबल भी है, किस पर? एक वेज रेट पर काम करने के लिए, ठीक है, लेकिन उसके पास जॉब है कि नहीं है? नहीं है। अगर बोलती एम्प्लॉयमेंट डिफाइन करो तो अ पर्सन हु इज विलिंग एंड एबल टू वर्क एट सर्टेन वेज रेट हैज अ जॉब, इज एम्प्लॉयड। तो विलिंग अनएम्प्लॉयमेंट के लिए ये टर्म्स रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच पीपल आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट बट नौकरी नहीं मिल रही, तो वो लोग क्या हो गए? अनएम्प्लॉयड हो गए। 3 सोर्सेज हैं जी डेटा के जिससे ये कलेक्ट होता है, नाम याद रखने हैं। सेंसस ऑफ इंडिया बताता है, एनएसएसओ का रिपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन बताती है। एनएसएसओ भी इस पर रिपोर्ट बनाते हैं जी, कितने एम्प्लॉयड है कितने अनएम्प्लॉयड, उन्होंने ये फाइंड आउट किया 473 मिलियन है, इसमें से ये है वो है। और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डेटा ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस होती हैं गवर्नमेंट की, वहां पर आकर लोग अपने बारे में बताते हैं कि भाई मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरी इतनी उम्र है, मेरे पास ये स्किल है और मैं इतनी देर से फ्री हूं, प्लीज फाइंड आउट अ जॉब फॉर मी। तो वहां से उन्हें डेटा मिलता रहता है कि भाई कितने लोग फ्री हैं, कितनों को मिल गई। जिनको मिलती जाती है उनका नाम काटते हैं और नए ऐड होते जाते हैं हर साल, हर महीने इनफैक्ट, है ना। तो इसका मतलब ये एक्सचेंजेस, then the NSSO की report and Census of India. These are the 3 sources from which unemployment data can be made available. ये याद करना है। आगे चल लें, ठीक है। मूविंग फर्दर, कितना रहता है अपना ये चैप्टर? बस मेरे को लगता है ये लास्ट किधर टाइम हो गया। अच्छा, आने का तो तुम्हारा कोई टाइम नहीं था, तू तो लेट आया था आज।